विराट घर के भीतर खड़े रहकर राजा की बात सुन रहा था। तभी वहां मानसी आ पहुंची। मानसी ने विराट को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसने अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहा, ये क्या है विराट? तुम्हें यहाँ आए हुए कम से कम 10 दिन हो गए, लेकिन अभी भी तुम एक दिन ब्लू तो दूसरे दिन काली टी शर्ट पहनते हो। तुम्हारे पास कोई दूसरे कपड़े नहीं हैं? मानसी की बात से सहमत होते हुए विराट ने कहा, हाँ तो फौज में तो हम अक्सर यूनिफॉर्म में ही रहते हैं, तो कभी ज्यादा कपड़े खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। विराट की बात सुनकर मानसी ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, हे भगवान, ये तुमने मुझे कैसा दोष दे दिया। जमाना कहां से कहां निकल गया है, पर ना तो इसे फैशन की समझ है और ना ही किसी की फीलिंग्स की। मानसी ने अपने दिल के हाल के बारे में थोड़ी बहुत हिंट देते हुए विराट को बताया कि बिश्नोई से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक नया मॉल बना है और वहां लेटेस्ट फैशन के सारे कपड़े मिलते हैं। फिर मानसी ने विराट से कहा, आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब साथ लेना। मैं आज भर भर के शॉपिंग करने वाली हूँ। विराट ने मानसी की ओर देखा और उससे पूछा, यार मॉल जाकर शॉपिंग करनी जरूरी है क्या? यहाँ बिश्नोई में भी तो दुकानें हैं, 2-3 टी शर्ट ले आते हैं। लेकिन मानसी ने विराट की एक नहीं सुनी। उसने विराट के हाथ में कार की चाबी थमा दी और दोनों मॉल के लिए निकल पड़े। मॉल में एंटर होने से पहले ही मानसी ने विराट को इंस्ट्रक्शन देने शुरू कर दिए। देखो, टी शर्ट तुम्हें हो रहा है या नहीं, तुम बस ये देखोगे। टी शर्ट का प्राइस टैग नहीं, समझ गए? मानसी की बात सुनकर विराट ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कंटाल के कहा, हाँ मेरी माँ। यार गाड़ी में बैठने से लेकर यहाँ पहुंचने तक में तुम सेम बात 500 बार बोल चुकी हो। अब अगर एक और बार कहा ना तो मैं गाड़ी रिवर्स ले लूंगा। विराट और मानसी मॉल की कई दुकानें घूमे और उसने बैग भर भर के विराट के लिए कपड़े लिए। मानसी ने लगे हाथ अपने लिए भी जूते, कपड़े और हैंडबैग ले लिया। 4 घंटे की शॉपिंग के बाद भूख तो लगनी ही थी, तो मानसी विराट को फूड कोर्ट ले गई। पिज्जा के साथ 2 कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर भी कर दिया और 10 मिनट में ऑर्डर टेबल पर था। मानसी कोल्ड ड्रिंक पीती हुई विराट से बात करने लगी। उसने कोल्ड ड्रिंक को पीते हुए जानबूझकर स्ट्रॉ से आवाज करते हुए विराट से कहा, तुम्हें याद है विराट, हम बचपन में ऐसी ही आवाज करके कोल्ड ड्रिंक पीते थे। चलो ना, आज भी फिर से उस पुरानी याद को रिवाइव करते हुए सुड़-सुड़ करते हुए रील बनाते हैं। देखना, रील वायरल हो जाएगी। मानसी की बात सुनकर विराट हंस पड़ा। वो बचपन की बचकानी हरकतें थी यार। तुम भी ना मानसी, ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे अभी भी बच्ची हो। जैसे ही विराट ने मानसी को बच्ची कहा, विराट के पीछे दूसरी टेबल पर बैठे हुए कुछ शरारती लड़कों ने भी बोलना शुरू कर दिया। अरे, तो बच्ची को यहाँ हमारी टेबल पर भेज दो, हम जवान बना देते हैं। हद तो तब हो गई जब टेबल पर बैठकर मजाक करने वाले लड़कों ने गाना गाना शुरू कर दिया। विराट को लड़कों की बदतमीजी पर गुस्सा आने लगा, लेकिन मानसी ने विराट से शांत रहने का इशारा करते हुए कहा, जाने दो ना विराट, ये सब तो होता ही रहता है। हद तो तब हो गई जब बदतमीजी कर रहे लड़कों में से एक लड़का आकर विराट और मानसी के साथ बैठ गया। लड़के ने अपने पूरे बाल ब्लू रंग के करवा रखे थे और उसके पूरे हाथ पर टैटू ही टैटू थे। लड़के ने होशियारी दिखाते हुए मानसी को पहले आंख मारी, फिर उसने मानसी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, चलो ना बेबी, आज तुम्हें बताते हैं कि असली मर्द किसे कहते हैं। आम केस में ऐसा होने पर लड़की डर जाती है, लेकिन ये तो मानसी थी जो खुद भी लड़ना जानती थी और उसने विराट को भी लड़ते हुए देखा था। मानसी ने बस विराट की ओर देखा और वो हंस पड़ी।
ब्लू बाल वाला लड़का जिसके हाथ में रॉकी नाम का टैटू था, उसे समझ नहीं आया कि मानसी पागलों की तरह क्यों हंस रही है। दूसरे ही पल विराट ने रॉकी के हाथ को पकड़ा और वहीं के वहीं उसके हाथ को मरोड़ दिया। उसके हाथ की उंगलियां तोड़ दी और उसे उठाकर सामने के टेबल पर पटक दिया। विराट के इस हरकत को देखकर जो लड़के मानसी को छेड़ रहे थे वो सब भड़क गए और उन्होंने विराट के ऊपर कांच के ग्लास, कोल्ड ड्रिंक की बोतल और प्लेट फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन जिस बंदे ने सरहद पर गोलियां खाई हों, उसके लिए ये कांच की बोतल कहां मैटर करती है। विराट ने तो 2-3 लड़कों को एक साथ पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। मगर रॉकी लिफ्ट से भाग निकला। रॉकी ने लिफ्ट में एंटर होते ही किसी को फोन लगाया। लिफ्ट का शीशा कांच का था, इसलिए विराट देख पाया कि रॉकी ने लिफ्ट के भीतर से इशारा करते हुए कहा कि अब उसकी खैर नहीं। उसी समय विराट ने मानसी से कहा, देखो मानसी, तुम इस फूड कोर्ट के बाहर कदम नहीं रखोगी और मेरी ओर से लड़ने तो बिल्कुल नहीं आओगी। मैं बस इन सबको सबक सिखाने यूं गया और यूं आया। विराट एस्केलेटर से नीचे उतरने लगा। एक ओर लिफ्ट नीचे जा रही थी तो दूसरी ओर से विराट एस्केलेटर से नीचे उतर रहा था। ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट पहले पहुंच गई और लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही रॉकी दरवाजे की ओर भागा और वो किसी से टकरा गया। किस्मत देखो, वो कोई और नहीं, राजा बीकानेरी था, जो अपने साथियों के साथ मॉल आया हुआ था। राजा को देखते ही रॉकी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे पता है राजा भैया, ये तुम्हारा एरिया है, पर मैं बस अपने दोस्तों के साथ इस मॉल में एंजॉय करने आया था और एक लड़की को छेड़ने के चक्कर में पंगा हो गया। मेरे साथियों को मैंने फोन किया था, पर वो लोग आपके एरिया में आने से मना कर रहे हैं और इस लड़की का हीरो बहुत खतरनाक है। प्लीज मुझे बचा लो। देखो, मैं मानता हूँ कि हम अंदर ही अंदर दुश्मन हैं, पर बाहर वालों के सामने तो हम एक होकर लड़ सकते हैं ना। रॉकी की बात सुनकर राजा अभी आगे की बात पूछने ही वाला था कि तभी एस्केलेटर से उतरकर विराट वहां आ पहुंचा। विराट को देखते ही राजा समझ गया कि रॉकी ने विराट से पंगा लिया है। तब राजा ने रॉकी को धमकाते हुए कहा, बेवकूफ, तू जानता भी है ये कौन है? ये हमारे भाई जी हैं, हमारे बाहुबली गैंग के लीडर हैं। और तेरा कीचा है ना, वो भी इनके सामने हाथ जोड़ता है। और तू चाहता है मैं अपने बाहुबली भाई जी से तेरी खातिर लड़ूं? माफी मांग मेरे भाई जी से, वरना यहाँ से टुकड़ों में घर जाएगा। परिस्थिति को देखते हुए रॉकी ने विराट के सामने हाथ जोड़ लिए तो विराट ने भी इशारा करते हुए कहा, माफी मुझसे नहीं, वो जो फूड कोर्ट में दिख रही है ना, उससे मांगो। और याद रखना, औरत खेलने की चीज नहीं है। अगर आज इस दुनिया में औरतें नहीं होती तो तुम या मैं भी नहीं होते। रॉकी ने अपनी गलती मानते हुए मानसी की ओर कान पकड़ते हुए माफी मांगी और चला गया। अपने भाई जी के काम आने पर राजा बहुत खुश था। विराट ने राजा को थैंक्स कहते हुए पूछा, हमारे साथ पिज्जा खाओगे? राजा अपने भाई जी को मना कैसे कर सकता था। फूड कोर्ट में राजा ने जब मानसी को देखा तो उसे लगा मानसी विराट की गर्लफ्रेंड है, लेकिन राजा की यह गलतफहमी दूर करते हुए विराट ने बताया, नहीं, मानसी मेरी दोस्त है, बस बचपन की साथी, जिसके साथ मैं अपने दिल की हर बात शेयर कर सकता हूँ। बल्कि मैं तो मानसी के लिए मर भी सकता हूँ, पर मानसी के साथ ना जीने की कस्में नहीं खा सकता। मैंने तो ये भी तय कर लिया है कि अगर दुनिया में मेरा कोई जानी दुश्मन होगा ना, तो उससे बदला लेने के लिए मैं मानसी की शादी उससे करवा दूंगा। विराट मजाक किए जा रहा था, लेकिन मानसी को कहीं न कहीं विराट की बात सुनकर थोड़ा दुख हो गया। पर विराट को यह बात समझ में नहीं आई। उसने मानसी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो वो मानसी से पूछ बैठा, अरे क्या हुआ मानसी, तुम अभी भी अपसेट हो? देखो, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और ये समझो कि जैसे आज से मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं। ऑलराइट?
विराट की बात सुनकर राजा हंस पड़ा, जबकि मानसी ने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप अपना मोबाइल देखने लगी। मानसी के मोबाइल में एक मैसेज था, बॉडीगार्ड चाहिए, अप्लाई नाउ। मानसी उस मैसेज पर कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही विराट ने मानसी से पूछा, अच्छा बताओ, कुछ और खाना है या चले? घर पहुंचते पहुंचते वैसे भी अंधेरा हो जाएगा। घर वापस आते हुए हाईवे पर ट्रैफिक जैम था, इस कारण काफी लेट हो गया। जब गाड़ी घर के पास पहुंची तो विराट ने देखा बहुत से लोग घर के पास खड़े हुए थे और रतन राम जी उन सब से किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। विराट और मानसी जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरे और गेट के पास पहुंच गए। विराट ने तुरंत ही रतन राम जी को साइड में ले जाकर सवाल किया, क्या बात है दादू, ये इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? रतन राम जी ने विराट को धीरे से बताया, ये लोग सरकार की ओर से आए हैं और कह रहे हैं कि हमें ये घर खाली करना होगा, वो भी 3 दिन के अंदर, क्योंकि सरकार इस जगह को एक नए तरीके से डेवलप करना चाहती है। इसलिए इस एरिया में जितने भी पुराने मकान हैं उन सबको तोड़ने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। रतन राम जी की बात सुनकर विराट का माथा खनक गया। दरअसल घर खाली करवा कर कावड़िया विराट के दादाजी का गुलाल का बिजनेस हथियाना चाहता था, जो विराट के उसी घर के नीचे सालों से चल रहा था। ये बात अलग थी कि विराट इस बात से अनजान था और रतन राम जी ने भी इस बात का कभी भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि विराट ने अब तक अपने स्वर्गीय दादाजी की वसीयत नहीं पढ़ी थी। विराट बेहद गुस्से में था, कोई उसका घर उससे छीनना चाहता है। इसलिए विराट सीधा ऑफिसर के पास पहुंच गया और गुस्से में बोला, हम हमारा घर खाली नहीं करेंगे, बल्कि हमारा मकान तो कम से कम 100 साल पुराना मकान है और सरकार को तो ऐसे पुराने घरों को एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संभाल कर रखना चाहिए, न कि तोड़ना चाहिए। विराट की बात सुनकर फॉर्मल कपड़े पहने हुए एक आदमी आगे आया और उसने विराट से कहा, देखो, ये सब सरकारी मामले हैं, तुम मुझसे दूर ही रहो और सरकार तुम्हें घर खाली करने के पैसे दे तो रही है, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? जैसे ही ऑफिसर ने विराट से तू तड़ाक वाले लहजे में बात करी, विराट को गुस्सा आ गया। विराट ने ऑफिसर के मुंह को अपने एक हाथ से पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। ऑफिसर डर गया। फिर विराट ने ऑफिसर को हवा में उछाल दिया। जैसे ही ऑफिसर जमीन पर गिरा, उसने हंगामा खड़ा कर दिया। अरे देख क्या रहे हो? सरकारी अफसर पर ऑन ड्यूटी हाथ उठाना गुनाह है। तुम सबने देखा है ना, इस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया है। मारो इसे, मार मार कर इसका कीमा बना दो। इससे पहले कि सब मिलकर विराट पर हमला बोल देते, रतन राम जी बीच में आ गए। उन्होंने विराट को एक साइड में खींचते हुए उससे अपने मन का डाउट शेयर करते हुए कहा, विराट, मुझे तो लग रहा है कि ये ऑफिसर कोई असली सरकारी आदमी नहीं है, बल्कि कावड़िया के लोग हैं, जो तुम्हें डरा धमका कर इस घर को खाली कराना चाहते हैं। रतन राम जी की बात सुनकर विराट को भी लगा वो सही कह रहे हैं। विराट ने भी तय कर लिया कि अब वो सीधा जाकर मणिशंकर कावड़िया से 1-to-1 बात करेगा। पर क्या विराट का इस तरह से 1-to-1 बात करना सही रहेगा? क्या विराट मणिशंकर कावड़िया के सामने टिक पाएगा, या मणिशंकर कावड़िया गुलाल के बिजनेस को पूरी तरह से हथिया लेने में कामयाब हो जाएगा? आम तौर पर विराट कैप्टन कूल की तरह ही रहता था, पर आज विराट ने आता माजी सटकली मोड पकड़ लिया था। विराट जब कावड़िया के घर पहुंचा तो कावड़िया के घर के बाहर 2 गार्ड पहरा दे रहे थे। विराट ने गार्ड से कहा, मेरा नाम विराट है, जाकर मणिशंकर कावड़िया से कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूं, वो भी अभी। विराट ने जिस तरह से वजन देते हुए अभी कहा, गार्ड समझ गए कि मामला सिंपल नहीं था। ऊपर से पहरा दे रहे 2 गार्ड में से एक गार्ड ने विराट को पहचान लिया। वो गार्ड रोशन के साथ विराट के घर गया था
और विराट के हाथ से मार खाकर लौटा था, लेकिन गार्ड के दिल में विराट के लिए कोई गुस्सा नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ पैसों के लिए कावड़िया के यहाँ काम करता था। बाकी उसका दिल जानता था कि कावड़िया परिवार विराट के साथ जो कर रहा था वो गलत था। गार्ड ने विराट से शांति से कहा, देखिए सर जी, मुझे पता है कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, और अगर आज मणिशंकर अंदर अकेला होता तो मैं आपको अंदर जाने से रोकता भी नहीं। लेकिन आज मणिशंकर के साथ वो जीता जागता राक्षस बलदेव भी है। जान लो, अगर अखाड़े में उतर आए तो सामने वाले को चीर फाड़ के रख दे। रोज का 3 किलो कच्चा मांस खा जाता है, 50 से 100 अंडे और 150 रोटी तो उसके दांत में नहीं लगती। अगर मणिशंकर ने आपको फंसाते हुए बलदेव के साथ आपकी लड़ाई रख दी तो मुसीबत हो जाएगी। मेरी बात मानिए प्लीज, आप आज अंदर जाने का प्लान कैंसिल कर दीजिए। विराट ने गार्ड के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि बिश्नोई में अभी भी सच का साथ देने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल मणिशंकर को सच का आईना तो दिखाना पड़ेगा ही, फिर देर क्यों करनी। और रही बात बलदेव से लड़ने की, तो तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सलाह याद रखूंगा। गार्ड को थैंक्स कहते हुए विराट ने गार्ड के पास जो इंटरकॉम था उसे उठाया और मणिशंकर को फोन में कहा, तुमने पीछे से बहुत वार कर ली मणिशंकर, आज आमने सामने बैठकर फैसला करते हैं। बाहर लॉन में आ जाओ, तुमसे बात करनी है। विराट ने फोन रखा और कावड़िया हाउस के मेन गेट का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मगर विराट को अंदर जाते हुए देखकर गार्ड चिंता के मारे बोल पड़ा, लोग कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन कितनी देर कोई बता सकता है क्या? विराट कावड़िया हाउस की लॉन में पहुंच गया। उसने देखा 5 बॉडीगार्ड हाथ में बंदूक लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे। विराट कुछ कहता उससे पहले ही एक आवाज आई, मणिशंकर की आवाज। अरे आ जाओ भाई, हमारे देश की आवाज, हमारा युवा धन, जो दुश्मनों को देखते ही गोली चला देता है दे दनादन। विराट ने मुड़कर देखा तो लॉन में 3-4 चेयर लगी हुई थी और एक टेबल भी थी जिस पर शराब की बोतल और कुछ चखना भी रखा हुआ था। शराब का पैक बनाते हुए मणिशंकर ने विराट से पूछा, शराब पीते हो या सिर्फ दुश्मनों का खून पीने में मजा आता है? विराट ने देखा रेशमी लुंगी और रेशमी कुर्ता पहने हुए मणिशंकर शराब का मजा लिए जा रहा था। मणिशंकर ने विराट को इशारा किया और अपने सामने की चेयर पर बैठने के लिए कहा। विराट मणिशंकर के सामने की चेयर पर जाकर बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए टेबल पर रखे पानी के जग से ग्लास में पानी भरा और पानी पीते हुए मणिशंकर से कहा, मैं शराब सिर्फ अपने दोस्तों के साथ पीता हूं और सिर्फ अपने हक के पैसों की पीता हूं। विराट की बात सुनकर सभी बॉडीगार्ड्स ने अपनी बंदूक लोड करते हुए विराट के सामने तान दी। लेकिन तभी बारबेक्यू में पकाए हुए गर्मा गर्म पनीर को लेकर बलदेव वहां आ पहुंचा। गार्ड ने जैसा बताया था बलदेव बिल्कुल वैसा ही राक्षस टाइप दिखता था। बलदेव ने आते ही मणिशंकर से पूछा, कहीं आपको यह फौजी परेशान तो नहीं कर रहा? बलदेव की बात सुनकर मणिशंकर ने अपने शराब के गिलास में 2 बर्फ के क्यूब डालते हुए कहा, कोशिश तो पूरी कर रहा है बेचारा, पर मैं उसे उसकी कोशिश में कामयाब नहीं होने दे रहा। अपनी बात बोलते हुए अचानक से मणिशंकर ने टेबल पर रखी हुई शराब की बोतल अपने हाथ में ले ली और विराट के सर पे दे मारी। ले मर, बहुत शौक था ना तुझे शहीद होने का, तो ले कर अपना शौक पूरा। विराट इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसके माथे से खून टपकने लगा। वो दर्द के मारे चिल्ला उठा,
विराट को तड़पता देखकर मणिशंकर हंसने लगा। मणिशंकर बस हंसे जा रहा था क्योंकि उसे लगा कि विराट अब नहीं बचेगा और विराट का वो घर जो मणिशंकर का सपना था और उस घर के नीचे चलने वाले गुलाल पाउडर के व्यापार का अब वो मालिक बन जाएगा, जो विराट के रहते नामुमकिन था। सपने में मणिशंकर को दिखाई दे रहा था कि लोग उसे झुककर सलाम कर रहे थे और उसे बिश्नोई का गुलाल किंग बुला रहे थे। तभी बलदेव ने मणिशंकर के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप इतना क्यों हंस रहे हो? कहीं इस फौजी ने आप पर कोई जादू टोना तो नहीं किया, या फिर किसी ने लाफिंग गैस वाली अगरबत्ती जला दी है? बलदेव की बात सुनकर मणिशंकर अपने ख्यालों से बाहर निकल आया और उससे एहसास हुआ कि टेबल पर शराब की बोतल भी सलामत थी और चेयर पर बैठे हुए विराट का सर भी ठीक था। बस ये मणिशंकर की खुद की कल्पना थी कि उसने विराट के सर पर बोतल मारी थी। वैसे भी मणिशंकर ये नहीं जानता था कि उसके सामने शातिर विराट बैठा हुआ है, जो न सिर्फ अपनी बाजुओं की ताकत से दुश्मनों को हराता था, पर जब कभी भी विराट ध्यान करके अपनी शक्तियों को जागरूक करता था, वो सामने वाले के दिमाग को भी पढ़ लेता था। विराट ने मणिशंकर की सोच को मणिशंकर पर ही अपनाते हुए शराब की बोतल तोड़ी और उसके सर पे दे मारी। मणिशंकर चिल्ला उठा, लेकिन विराट के लिए ये बस नहीं था। बोतल के कांच को मणिशंकर के गले पर लगाते हुए विराट ने कहा, आप बोलो मणिशंकर, मेरा बंगला चाहिए या नहीं? जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि अपने देश की सरहद हो या घर, हम फौजी किसी भी घुसपैठिया को घुसने नहीं देते। एक तरफ मणिशंकर दर्द के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन विराट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। विराट ने मणिशंकर के मुंह को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहा, लगता है तुम्हारी जबान किसी ने काट ली है। हाँ, देखो तो जरा, अभी तक हाँ या ना का तुमने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ? इतना कहते हुए विराट टूटे हुए कांच को मणिशंकर की जुबान के पास ले आया। मतलब साफ था, विराट का इरादा मणिशंकर की जुबान काटने का था। वो डर गया। तभी बलदेव हाथ जोड़ते हुए आगे आया और उसने विराट से विनती करते हुए कहा, प्लीज विराट, ऐसा मत करो, मेरे चाचू को छोड़ दो। हम शांति से डील करते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुमसे तुम्हारा घर कोई भी जबरदस्ती नहीं छीनेगा। बलदेव की बात सुनते ही विराट ने मणिशंकर को छोड़ दिया और बलदेव से पूछा, तुम एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे पास कोई ऑफर है क्या? बलदेव ने मणिशंकर को देखा और फिर एक कॉन्फिडेंस के साथ विराट से कहा, क्यों ना मेरे और तुम्हारे बीच में एक मुकाबला हो जाए। जो जीता वो बंगले की फाइनल कीमत तय करेगा। बलदेव का ऑफर सुनकर विराट को बंगले के बाहर पहरा दे रहे गार्ड की बात याद आ गई। विराट ने मणिशंकर को खुद से दूर करते हुए बलदेव को बताया, ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। मेरे 3 गिनने पर मुकाबला चालू होगा। बलदेव ने विराट की बात तुरंत मान ली, क्योंकि विराट के हाँ कहने पर बलदेव को लगा कि उसने विराट को फंसा लिया। लेकिन बलदेव नहीं जानता था कि विराट का दिमाग रॉकेट जितना तेज चलता है। बलदेव ने तो अपने सारे लोगों को मुकाबला देखने के लिए बुला लिया। मणिशंकर को बलदेव खुद एक चेयर में बैठाकर आगे ले आया। बलदेव का ओवर कॉन्फिडेंस देखकर मणिशंकर ने उसको चेतावनी देते हुए कहा, इतना हवा में मत उड़ो बलदेव। इस फौजी ने कीचा को धूल चटाई है, रोशन को तोड़ फोड़ डाला है। ये सिर्फ अपने हाथ से काम नहीं लेता, चीते की तरह इसका दिमाग भी तेज चलता है। मणिशंकर की बात सुनकर बलदेव ने मणिशंकर को मुकाबला एंजॉय करने की सलाह देते हुए कहा, आप चिंता मत करो चाचू,
प्लान बी, प्लान सी सब रेडी है। आज ये फौजी यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाला। मेरी बात कागज पर लिख लो और चाहो तो नीचे मेरी साइन भी करवा लो। बलदेव की बात सुनकर मणिशंकर मन ही मन अफसोस के साथ बोल पड़ा। ठीक है बेटा, कर अपनी मनमानी, पर जब हड्डी पसली एक हो जाएगी तब तुझे मेरी बात याद आएगी। मणिशंकर की बात को अनसुना करते हुए बलदेव ने अपने शरीर पर खूब तेल लगाया और एक पहलवान की तरह विराट को मैदान में मुकाबला लड़ने के लिए ललकारा। आजा फौजी, तेरा फैसला तो मैं करता हूँ। गिनती शुरू क्यों नहीं कर रहा? बलदेव ने अपने सभी लोगों को उसके नाम से चेयर करने के लिए कहा और सभी बलदेव के नाम से चेयर करने लगे। बलदेव ने लड़ने के लिए अपनी पोजीशन ले ली। गिनती शुरू की सीटी बजी और विराट ने जोर से कहा, 3 बोलते ही विराट ने बलदेव के सीने में एक घूंसा मारा और बलदेव के मुंह से खून निकलने लगा। ये कोई आम घूंसा नहीं था। पिछले 5 सालों से रोजाना विराट अपना पंच दीवार पर ठोकता था। दीवार में गड्ढे कर दे इतना ताकतवर पंजा था विराट का। वहीं बलदेव की हालत देखकर बलदेव के सारे साथी चुप हो गए। तभी विराट ने दूसरा पंजा बलदेव के मुंह पर मारते हुए कहा, और ये रहा 2। विराट के 2 बोलने के साथ ही बलदेव के दांत टूटकर बाहर आ गए। तीसरा पंजा विराट ने बलदेव के पेट पर मारा और ये रहा 1। विराट के एक बोलने के साथ बलदेव जमीन पर गिर पड़ा। बलदेव की हालत देखते हुए विराट ने उससे कहा, ओह आई एम सॉरी, मैं तो कहना भूल ही गया कि मैं उल्टे लोगों के सामने उल्टी गिनती करता हूं। दूसरी ओर जमीन पर गिरने के बाद भी बलदेव ने हार नहीं मानी और जमीन पर गिरने से पहले अपने लोगों को आवाज लगाई, प्लान बी और प्लान सी। प्लान सी के मुताबिक पुलिस को फोन करना था, लेकिन प्लान बी बड़ा ही खतरनाक था। विराट ने देखा अचानक से हड़बड़ी मच गई। एक पिंजरे का दरवाजा खुला और उसमें से 4 मोटे मोटे शिकारी कुत्ते विराट की ओर आते हुए नजर आए। विराट समझ गया कि अगर वो इन शिकारी कुत्तों के हाथ लग गया तो कुत्ते विराट को फाड़ कर रख देंगे। विराट ने मेन गेट की ओर भागना शुरू किया तो बलदेव के आदमियों ने मिलकर गेट बंद कर दिया। कुत्ते भौंकते हुए विराट की ओर भाग रहे थे। विराट ने देखा लॉन में 2-3 पेड़ थे। वो पलक झपकते ही पेड़ पर चढ़ गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप लगाकर दीवार की ओर पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन बदकिस्मती से पेड़ की टहनी टूट गई और विराट नीचे गिर पड़ा। उसी समय एक शिकारी कुत्ता विराट तक पहुंच गया और उसने विराट पर छलांग मारी, लेकिन विराट ने भी कुत्ते के मुंह को पकड़ लिया। दोनों में जमकर लड़ाई होने लगी। विराट ने देखा दूसरे 2 कुत्ते भी उसके पास ही आ पहुंचे थे कि तभी विराट ने अपनी पूरी ताकत आजमाते हुए कुत्ते को धक्का दे दिया और फिर से मणिशंकर के घर की लॉन की तरफ भागा। विराट की हालत देखकर मणिशंकर खुश होने लगा। मणिशंकर चिल्लाया, रोरो, डोडो, लैला, टूट पड़ो, तुम्हारा आज का डिनर ये फौजी ही है। अब क्या करेगा विराट? कैसे बचाएगा अपने आप को इन शिकारी कुत्तों से? क्या मणिशंकर विराट का घर हथिया लेने में कामयाब हो जाएगा? होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर फिलहाल की हकीकत
एक ही है, विराट खतरे में है और बचने का चांस 0। अब ऐसे हालात में क्या करेगा विराट?